अगर भारत में ब्रिटिश राज की कहानी को समझना है तो इसका एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। वो है उनके बनाए गए कमीशंस और कमिटियों को देखना। ये सरकारी जांच पड़ताल की जो कड़ियां हैं ना, ये हमें बताती हैं कि एक साम्राज्य ने अपनी पकड़ कैसे बनाई, देश को चलाया कैसे और आखिरकार सत्ता छोड़ी कैसे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी में कहां से गुजरेंगे। हमारी पड़ताल इन 4 हिस्सों में बटी है। पहले ब्रिटिश शासन की नींव कैसे रखी गई, फिर इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे गया, उसके बाद आया राजनीतिक सुधारों का दौर और आखिर में शासन का वो अंतिम दशक। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के बीच से। इस दौर में अंग्रेजों का पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर था, भारत पर अपनी प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करना। तो इस शुरुआती दौर में जितने भी कमीशंस बने ना, उनका एक ही मकसद था, शासन की बुनियाद डालना। उनका फोकस 3 मेन चीजों पर था: जमीन, शिक्षा और एक मजबूत सरकारी मशीनरी, जिसे हम सिविल सर्विस कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हाथ डाला सबसे बुनियादी मुद्दों पर। 1852 का इनाम कमीशन ये बना था जमीनों के मालिकाना हक की जांच के लिए। सीधी सी बात है, जमीन पर कंट्रोल ही तो राज की नींव थी। फिर 1880 में आया अकाल आयोग, जो बार बार पड़ने वाले अकालों से निपटने के तरीके सुझाने के लिए था, जो कि उस दौर की एक भयानक सच्चाई थी। और फिर हंटर कमीशन ने शिक्षा की प्रगति का जायजा लिया, एक ऐसा कदम जो आने वाले भारत की शक्ल तय करने वाला था। इसके बाद ध्यान गया एडमिनिस्ट्रेशन की असली मशीनरी पर। एचिंसन कमीशन ने सिविल सर्विसेज में सुधार की बात की, मतलब स्टील फ्रेम को और मजबूत करने की कोशिश। फिर आया वो विवादास्पद ओपीएम कमीशन, जिस पर दुनिया भर में बहस छिड़ी थी कि अफीम का व्यापार नैतिक है भी या नहीं। और हर्शल कमेटी ने करेंसी में सुधार के सुझाव दिए, क्योंकि एक स्थिर इकोनॉमी के बिना साम्राज्य चलाना मुमकिन ही नहीं था। चलिए अब आते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। अब चुनौती सिर्फ शासन की नींव डालने की नहीं थी, अब चुनौती थी इस विशाल और पेचीदा साम्राज्य को ढंग से चलाने की। यह एक बात साफ दिखती है, पुरानी समस्याएं जैसे अकाल और शिक्षा वो तो थी ही, लेकिन अब ये महसूस हो रहा था कि इनसे निपटने के लिए लगातार प्रशासनिक समीक्षा की जरूरत है। साथ ही पुलिस और यूनिवर्सिटी जैसे नए एरिया पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। आप देखिए अकाल की समस्या कितनी बड़ी थी कि 1898 और 1901 में फिर से 2 कमीशन बनाने पड़े। लेकिन अब सोच में एक बदलाव आ रहा था। सिर्फ राहत पहुंचाने के बजाय अब कोशिश थी समस्या को जड़ से खत्म करने की। इसीलिए 1901 में सिंचाई आयोग बना, जिसका मकसद था नहरों का जाल बिछाकर खेती को सूखे से बचाना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। और इस दौर में एक नाम बार बार सामने आता है, वाइसरॉय कर्जन का। और भाई आना भी चाहिए। उन्होंने तो जैसे प्रशासन के हर पहलू को कसने की ठान ली थी। यूनिवर्सिटीज की हालत सुधारने के लिए रैले कमीशन बनाया और पुलिस सिस्टम की पूरी तरह से जांच के लिए फ्रेजर कमीशन। कुछ साल बाद इस्लिंगटन कमीशन ने फिर से सिविल सेवा पर ध्यान दिया, जो ये दिखाता है कि ये मुद्दे लगातार समीक्षा मांग रहे थे। और फिर धीरे धीरे जो फोकस है ना, वो और भी स्पेसिफिक होता गया। मैकलागन कमेटी ने सहकारी आंदोलन को देखा, जो ग्रामीण भारत के लिए बहुत जरूरी था। फिर एक कमीशन खास तौर पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी की समस्याओं के लिए बना, जो बताता है कि अब जनरल नहीं बल्कि स्पेसिफिक सुधारों की जरूरत थी। और इसके बाद शिक्षा और पब्लिक सर्विस कमीशन पर एक बार फिर से विचार हुआ। और बस यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से मजबूत हो रहा था और अब अंग्रेजों को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि पॉलिटिकल जवाब भी देने पड़ रहे थे। और देखिए यहां पर जो सबसे जरूरी बात है समझने की, वो ये है कि अब कमीशन सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए नहीं बन रहे थे। नहीं, अब वो स्वशासन की बढ़ती मांगों और राजनीतिक दबाव का नतीजा थे। सेना, संविधान और मजदूरों के अधिकार जैसे मुद्दे अब सेंटर में आ गए थे। अब 2 बहुत बड़े और सेंसिटिव मुद्दे सामने आए। पहला, सैंडहर्स्ट कमेटी। इसका काम था सेना का भारतीयकरण करने पर विचार करना। ये एक बहुत बड़ी मांग थी कि भारतीय सिर्फ सिपाही ही नहीं, अफसर भी बने। और दूसरा था बटलर कमेटी, जिसे ब्रिटिश भारत और सैकड़ों देशी रियासतों के उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने का मुश्किल काम सौंपा गया था।
लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल हवा में था। भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? 1919 के कानून की समीक्षा होनी थी। अंग्रेज आजादी की बढ़ती मांग को कैसे संभालेंगे? और फिर आया वो कमीशन जिसने सचमुच पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया, साइमन कमीशन। इसे भारत के अगले संवैधानिक सुधारों पर फैसला करना था, मतलब भारतीयों का भविष्य तय करना था। और विडंबना देखिए, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये भारतीयों के लिए एक जबरदस्त अपमान था, जिसका जवाब पूरे देश ने साइमन गो बैक के नारों और जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों से दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सियासी तूफान के बीच भी प्रशासन की गाड़ी चल रही थी। लिनलिथ-गो कमीशन ने खेती की हालत की जांच की, विटली कमीशन ने औद्योगिक मजदूरों की खराब हालत पर रिपोर्ट दी और लिंडसे कमीशन ने ईसाई शिक्षा की जांच की। मतलब राजनीति के शोर के पीछे जमीनी मुद्दे अभी भी जिंदा थे। इस दशक के आखिर तक हार्टोग कमेटी ने शिक्षा के विकास का एक और सर्वे किया, लेकिन 1934 की सप्रू कमेटी एक नई और आने वाले समय की बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रही थी, बेरोजगारी। ये एक तरह से भविष्य का संकेत था कि भारत के आर्थिक और सामाजिक चैलेंज बदल रहे थे। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी दौर में, ब्रिटिश राज के अंतिम दशक में। इस पूरे दौर पर दूसरे विश्व युद्ध और सत्ता हस्तांतरण की तैयारी की गहरी छाया है। इन आखिरी सालों में जो कमीशंस बने, उनका फ्लेवर ही एकदम अलग है। अब ध्यान भविष्य की इकोनॉमिक प्लानिंग करने, युद्ध के कारण पैदा हुए पॉलिटिकल डेडलॉक को तोड़ने और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण पर है। ये एक युग के अंत का साफ साफ संकेत था। हाँ, कुछ प्रशासनिक काम तो चल ही रहे थे, जैसे संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा, लेकिन साथ ही भविष्य की नींव भी रखी जा रही थी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, जो आजाद भारत की आर्थिक योजना का खाका तैयार कर रही थी। और इसी बीच आया क्रिप्स मिशन, जिसे दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों का सपोर्ट हासिल करने के लिए भेजा गया था। लेकिन यह मिशन फेल हो गया, क्योंकि ये पूरी आजादी का कोई ठोस वादा नहीं कर पाया। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता सौंपने की पूरी प्रक्रिया की योजना बनाना। ये आज़ादी का आखिरी दस्तावेज था। लेकिन इसी दौर में बंगाल के भयानक अकाल की जांच भी हुई, जो याद दिलाता है कि पुरानी समस्याएं अंत तक बनी रहीं। और सार्जेंट प्लान ने युद्ध के बाद भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया। तो देखा आपने, 1852 से लेकर 1944 तक का ये सफ़र इन कमीशंस के जरिए हमें एक अनोखी कहानी सुनाता है। एक साम्राज्य की कहानी जो अपनी पकड़ मजबूत करने से शुरू हुई, फिर संकटों से जूझी, राष्ट्रवाद की लहर का सामना किया और आखिर में अपने जाने की तैयारी करने लगी। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब इतिहास को सिर्फ सरकारी फाइलों और आयोगों की रिपोर्टों की नज़र से देखा जाता है, तो कौन सी सच्चाई सामने आती है और कौन सी कहानी अनकही रह जाती है?